हेलो एवरीवन। पिछले दो वीडियो में अपन ने अरस्तू से कुछ एमसीक्यूज़ किए थे। ये तीसरा वीडियो है। मैं फिर कुछ एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये यूजीसी नेट और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें यहाँ से हर बार एक दो क्वेश्चन बनता है। तो चलिए करते हैं शुरू। अरस्तू के अनुसार परिवार क्या है? धार्मिक संस्था, सामाजिक जीवन की इकाई, प्रथम इकाई, राजनीतिक दल, आर्थिक संघ। तो इसका आंसर आएगा सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई। अरस्तू ने परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम इकाई माना है। उन्होंने पहले परिवार, फिर ग्राम और फिर राज्य, ये क्रम रखा था। राज्य को सर्वोच्च मनुष्य जीवन के जो विकास की सर्वोच्च स्थिति में राज्य को रखा है। बाकी परिवार है वो प्रथम इकाई है सामाजिक जीवन की, ये उन्होंने माना है। अरस्तू के अनुसार राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? शक्ति प्राप्त करना, आर्थिक विकास करना, नैतिक एवं श्रेष्ठ जीवन जीना। तो उनके अनुसार नैतिक एवं श्रेष्ठ जीवन जीना सर्वोच्च उद्देश्य है राज्य का। राज्य का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को श्रेष्ठ नैतिक और श्रेष्ठ जीवन प्रदान किया जाए। तो उनके राज्य का मेन उद्देश्य है नैतिक व श्रेष्ठ जीवन। अरस्तू ने शिक्षा को किसके नियंत्रण में रखने की बात कही? परिवार, धर्मगुरु, राज्य व समाज। तो उन्होंने शिक्षा को राज्य के नियंत्रण में रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही एक श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए जो शिक्षा है वो राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, ये उन्होंने बोला था। अरस्तू की कृति पॉलिटिक्स में परिवार और राज्य के संबंध को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? राज्य परिवार से पूर्व अस्तित्व में आया था। परिवार और राज्य परस्पर असंबद्ध है। राज्य परिवारों और ग्रामों के विकास का स्वाभाविक परिणाम है। परिवार राज्य की कृत्रिम रचना है। तो इसका आंसर होगा सी। अरस्तू ने माना है कि परिवार ग्रामों के विकास का स्वाभाविक, राज्य है वह परिवार और ग्रामों के विकास का स्वाभाविक परिणाम है। पहले परिवार बने, फिर परिवारों के समूह से ग्राम बने और ग्रामों के समूह से फिर राज्य बना। ये क्रम उन्होंने रखा था। अरस्तू के राजनीतिक दर्शन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? आदर्शवाद, अध्यात्मवाद, व्यवहारिकता, साम्यवाद। तो उनके राजनीतिक दर्शन की प्रमुख विशेषता है व्यवहारिकता। उन्होंने राजनीति को दर्शन से निकाल के व्यवहारिक बनाया, इसीलिए उन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने व्यवहारिक रूप दिया राजनीति को। जैसे वो प्लेटो के शिष्य थे, तो प्लेटो के उसमें कुछ ज़्यादा ही दार्शनिक थे वो, कि राज्य में इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, जो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने इसको फिर वहीं से प्रेरणा लेके इन्होंने राजनीति विज्ञान को थोड़ा चेंज किया, उसको स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलवाया और उन्होंने उसे व्यवहारिक बनाया। और ये इसीलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तू के अनुसार शासन रूपों के विकृत स्वरूपों में से कौन सा सही युग्म है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, पोलिटी। तानाशाही, धनिक तंत्र, लोकतंत्र। तानाशाही, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, धनिक तंत्र, भीड़ तंत्र। तो उनके अनुसार तानाशाही, धनिक तंत्र और लोकतंत्र ये शासन का विकृत रूप है। ये उन्होंने क्रम रखा था। शुद्ध और विकृत रूपों में उन्होंने शासनों को बांटा था। कई संविधानों का अध्ययन किया, कई शासन प्रणालियों का उन्होंने अध्ययन किया और फिर शासन के जो रूप हैं उनको शुद्ध और विकृत रूपों में उन्होंने बांटा था। जैसे राजतंत्र को उन्होंने विकृत रूप बताया था, तानाशाही बताई थी उसमें, कुलीन तंत्र को भी उन्होंने विकृत रूप बताया, धनिक तंत्र को भी विकृत रूप बताया, पोलिटी विकृत रूप बताया और लोकतंत्र जो है पोलिटी उसको भी उन्होंने विकृत रूप बताया था। तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, पोलिटी तीनों को उन्होंने विकृत रूप बताया था। धनिक तंत्र, लोकतंत्र। अब सबसे पहले उन्होंने तानाशाही, धनिक तंत्र और लोकतंत्र ये सीरियल उन्होंने रखा था विकृत शासन का।
अरस्तु के अनुसार न्याय का वह कौन सा रूप है जो सम्मान, पद, धन अथवा अन्य सामाजिक लाभों के वितरण से संबंधित है? संशोधनात्मक न्याय, प्राकृतिक न्याय, वितरणात्मक न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय। तो उनके अनुसार वितरणात्मक, उन्होंने दो प्रकार के न्याय बताए थे, संशोधनात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। तो संशोधनात्मक न्याय है, उसमें उन्होंने दंड की व्यवस्था की थी कि व्यक्तियों के बीच हुए नुकसान, अपराध या अनुचित लाभ की भरपाई करता है ये। तो इसमें एक तरह से दंड की व्यवस्था है। जिस संशोधनात्मक मतलब सुधारता है, जिसको किसी प्रकार का नुकसान हुआ है या जिसने अपराध किया है या अनुचित लाभ कमाया है, उसकी भरपाई करवाना, ये संशोधनात्मक न्याय में। वितरणात्मक न्याय में पद, धन और अन्य लाभों का वितरण व्यक्ति की योग्यता, योगदान या पात्रता के अनुसार होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। तो उन्होंने दो तरह के न्याय बताए हैं, संशोधनात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय। लेकिन जो सम्मान, पद, धन अथवा अन्य सामाजिक लाभों का जो वितरण है, उससे संबंधित वितरणात्मक न्याय है। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान धनिक तंत्र और लोकतंत्र के मिश्रण से निर्मित होता है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, पॉलिटी और तानाशाही। तो उन्होंने पॉलिटी को धनिक तंत्र और लोकतंत्र के मिश्रण से निर्मित बताया। तो उन्होंने पॉलिटी को श्रेष्ठ शासन बताया है और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र और धनिक तंत्र का मिश्रण है, और उनके अनुसार धनिक तंत्र और लोकतंत्र श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण होके ये शासन बना है। इसमें ना अमीरों का प्रभुत्व रहता है और ना केवल बहुसंख्यकों का, जिससे राजनीति में स्थिरता बनी रहती है, ये उन्होंने बताया। तो धनिक तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण पॉलिटी है और ये श्रेष्ठ शासन बताया है उन्होंने। सामान्य न्याय का संबंध किससे है? समानता से, कानून पालन से, धन वितरण से और सत्ता संतुलन से। तो सामान्य कानून का संबंध कानून के पालन से है। सामान्य न्याय का का संबंध उन्होंने कानून के पालन से बताया है। विशेष न्याय का संबंध किससे है? युद्ध, धर्म, उचित वितरण और शिक्षा। तो विशेष न्याय का संबंध उन्होंने उचित वितरण से बताया है। इसका आंसर सी आएगा। उन्होंने बताया कि योग्यता, जिसकी जितनी योग्यता है, जितना उसने योगदान दिया है, उसके अनुसार उसको पद और जो भी चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। तो उन्होंने विशेष न्याय का संबंध उचित वितरण से बताया है। तो ये थे 10 MCQs। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। 3 वीडियो बना दिए मैंने अरस्तु पे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह के वीडियो आपको, इसी तरह के MCQs और चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।